लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। डी अलर्ट 4th सेमेस्टर में हम लोग साइंस की क्लास कर रहे हैं और इसमें विज्ञान की क्लास में आपकी 3 क्लास पहले हो चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी रक्त की सामान्य जानकारी, और क्लास सेकेंड में हमने बात की थी प्लाज्मा के बारे में, और क्लास थर्ड में हमने कल बात की थी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो आज की क्लास 4 है और इस 4th क्लास में हम बात करने वाले हैं आज श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में हम बात करेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर क्या होता है, क्योंकि आपके डीएलएड में क्वेश्चंस यहां से आने के चांस पूरे हैं कि आपसे वो अति लघुत्तरी प्रश्नों में अंतर पूछ सकता है कि अंतर क्या होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्त कोशिकाओं के कुछ अदर नेम भी होते हैं। रक्त कोशिकाओं के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे अगर हम आरबीसी की बात करें, यानी अगर हम लाल रक्त कणिका की बात करें या फिर हम श्वेत रक्त कणिका की बात करें या फिर हम बिंबाणु की बात करें, बिंबाणु को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। तो आप लोग कमेंट करिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु का अदर नेम क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जिसको हम वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं। तो लाल रक्त कणिका को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिका को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट और बिंबाणु को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो अगर आपसे यहां से क्वेश्चन आता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका अदर नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो एक प्रकार की होती हैं, लेकिन जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। यानी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं में। इसमें अगर हम बात करेंगे तो बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती हैं, और इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूबीसी क्या केवल एक प्रकार की कोशिका होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? आप नाम ध्यान रखेंगे, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। इन 5 प्रकार की कोशिकाओं के कार्य अलग अलग होते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है जानना कि ये कार्य होते कौन से हैं, ये किस तरीके से फंक्शंस करते हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे आज, क्योंकि अगर हम इसमें सारी कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे तो फिर वो हमारे काम का नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ उतनी बातें करूंगा जो बातें हमारे सिलेबस में, हमारे सेमेस्टर 4 में सिलेबस में होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? वो अस्थिमज्जा में होता है, जो लाल वाला होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अस्थिमज्जा 2 प्रकार का होता है, एक पीला अस्थिमज्जा और लाल अस्थिमज्जा। लेकिन जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थिमज्जा में यानी रेड बोन मैरो में होता है, और लसिका ग्रंथियों में यानी लिम्फ नोड में होता है। इसका मतलब क्या होता है? लिम्फ। ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये स्पेशल टाइप के हमारे बॉडी में एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, एक पूरा का पूरा
लसीकी तंत्र बनाते हैं जो हमारी बॉडी में डिफेंस के लिए, यानी हमारी बॉडी में एक प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम बनता है, तो उसका हिस्सा WBC भी होता है। उसके बाद में प्लीहा, तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो निर्माण है वो लाल अस्थिमज्जा, लसीका ग्रंथियों में, या फिर प्लीहा मतलब स्प्लीन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्लीन, प्लीहा। ये एक विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है और ये हमारे स्टमक के जस्ट अबव, जस्ट ऊपर लोकेटेड होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पूरा एक डायग्राम चित्र बना करके समझाया था आप लोगों को कि ये कहाँ पे होता है। और अगर हम बात करें स्प्लीन के बारे में, तो स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जो RBCs होती हैं वो स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं RBC का कब्रिस्तान। तो इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाएं ऐसी कणिकाएं होती हैं जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। कल हमने बात की थी RBC के बारे में, तो RBC में यानी रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। लेकिन RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता था, यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो जो स्पेस था वो स्पेस यहाँ पे केंद्रक ने ऑक्युपाई कर लिया है, केंद्रक ने घेर लिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जीवन काल की। जीवन काल, प्रत्येक कोशिका का जीवन काल अपना होता है, जैसे प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव जंतु का अपना एक जीवन काल होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो वो व्यक्ति, वो जीव मर जाता है। उसी प्रकार जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनका भी जीवन काल होता है। तो जो सबसे कम अगर हम बात करें, अब देखिए अलग अलग पुस्तकों में इसका जो जीवन काल है ये अलग अलग दिया गया है। आपके गाइड में कुछ और हो सकता है, जो और अच्छी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनमें कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लेंगे सबसे कम वाला, जो 2 से 6 दिन तक होता है। यानी जो WBC होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 6 दिन होता है। इसीलिए इसको हम हमारे शरीर का सिपाही भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे 5 प्रकार के होते हैं और पांचों प्रकार के ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी में कहीं बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी विदेशी कण, मतलब विदेशी वो नहीं कि अमेरिका से या फिर यूरोप से, विदेशी का मतलब है कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई दूसरा पैथोजन, रोगजनक, रोग उत्पन्न करने वाला कारक जो हमारी बॉडी में नहीं रहता है लेकिन बाहर से अगर आ जाता है रोग उत्पन्न करने के लिए, तो उसको मारने के लिए पूरा एक सिस्टम डेवलप होता है और एंटीबॉडीज हमारा शरीर बनाता है और उनको किल करता है, मारता है। तो हम पूरी बात करने वाले हैं, आगे समझेंगे उसको हम। तो इसीलिए इसको हम सिपाही भी कहते हैं WBC को। और अगर हम इसके आकार की बात करें कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, RBC का शेप कैसा था, उसका शेप बाइकॉन्केव था। यहां पे हम बात करते हैं इसका शेप कैसा है, अनियमित है, यानी कोई भी इसका शेप डिफाइन नहीं होता है। जिस तरीके से जो अमीबा होता है, अमीबा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार कोई डिफाइन नहीं होता है, कोई उसका निश्चित आकार नहीं होता है। इसीलिए ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अपना आकार बदलती भी हैं। तो इसीलिए इसका आकार कैसा होता है, अमीबी हम इसको कह सकते हैं, अमीबी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अमीबा के आकार का जो WBC होते हैं वो अमीबा के आकार की कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इसका कोई शेप, आकार डिफाइन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अभी ऐसा है और कुछ समय के बाद में ये ऐसा हो जाएगा या फिर कुछ और बन सकता है। तो इसका कोई आकार डिफाइन नहीं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनियमित। 5वां पॉइंट है इनकी संख्या। हमारे शरीर में जो रक्त है उसके अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाओं की बात मैं कर रहा हूं, उनकी संख्या सर्वाधिक होती है। हमारी बॉडी में RBC की संख्या बहुत होती है और उसके बाद में सबसे कम संख्या की अगर हम बात करेंगे कोशिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में, तो वो WBC है, जो 5000 से कितनी 10,000, जो 5000 से 10,000 मिलीमीटर क्यूब रक्त में होती हैं। यानी इसको अगर हम समझें तो 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या
5000 से 10,000 होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 5000 से 10,000 होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में WBC बड़ी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं बड़ी होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें WBC के कार्य की बात करते हैं कि इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इनका प्रमुख कार्य जो होता है वो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले रोग जनकों से शरीर का बचाव करना होता है। इसका मतलब क्या है कि रोग उत्पन्न करने वाले जो रोग जनक होते हैं इनको हम रोगाणु भी कहते हैं, यानी ये विशेष प्रकार के पैथोजन होते हैं। पैथोजन, अगर मैं आपसे पूछूं कि पैथोजन क्या होता है यानी रोगाणु क्या होते हैं, तो आप लोगों ने पैथोलॉजी सुनी होगी कि शहर में पैथोलॉजी होती है, ठीक है। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, वहां पे कौन सा जो रोग है वो किस वजह से हुआ है उसकी जांच होती है। उसको वो लोग एग्जामिन करते हैं कि कौन सा बीमारी है वो किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, उसका कारक क्या है। तो यहाँ पे पैथोजेंस हम उनको बोलते हैं जो ऐसे बैक्टीरिया या वायरस या फिर फंजाई, यानी ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे विषाणु, ऐसे कवक या फिर ऐसे प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। और उन्हीं की जांच के लिए पैथोलॉजी होती है, जहां पे वो जांच होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गई, टीबी मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी को टीबी हो गई तो टीबी की जब जांच होगी ब्लड से, तो ब्लड सैंपल में वो कारक वो लोग ढूंढेंगे कि ये टीबी जो हुआ है, मतलब इसको फीवर आता है, वो आखिरकार वो कारक क्या है। तो उसके ब्लड सैंपल में टीबी का बैक्टीरिया मिलेगा, जांच करने पे जानकारी मिलेगी कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो उससे जानकारी मिलेगी कि टीबी इसको हुआ है। ऐसे ही जितने भी रोग होते हैं तो हमारे खून में वो सारे जीवाणु या विषाणु पाए जाते हैं, तो उनसे हम जांच करते हैं पैथोलॉजी में। तो पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को हम बोलते हैं पैथोजन। तो इनसे हमारी बॉडी को बचाती है। दूसरा पॉइंट है, जब भी कभी भी किसी व्यक्ति को कोई संक्रमण यानी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसके शरीर में जो WBC होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए हमारे शरीर में किसी भाग में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई संक्रमण हो गया है, वहां पे उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से बचाने के लिए हमारे WBC जो 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से 2 प्रकार के WBC ऐसे होते हैं जो संक्रमण को रोकने का प्रथम कार्य करते हैं। तो वो प्राइमरी बैरियर होता है, प्राथमिक। उनमें से कौन कौन से होते हैं, वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो जब भी कभी भी इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जाते हैं वहां पे, फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी फैगोसाइट का कार्य करते हैं। अब देखिए फैगोसाइट का मतलब क्या होता है। फैगोसाइट, मैंने आपसे कहा था कि साइट, जहां पे साइट आ जाए उसका मतलब होता है सेल यानी कोशिका, ठीक है, सेल्स, कोशिका। तो ये ऐसी प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिका होती है फैगोसाइट। फैगो का मतलब होता है ईट करना यानी खाना। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या करते हैं, फैगोसाइट का कार्य करते हैं। इसका मतलब ये भक्षण का कार्य करते हैं, यानी जहां पे इन्फेक्शन की जो साइट होती है, जहां पे संक्रमण हो रहा है, वहां पे जाते हैं और जो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा जो संक्रमण करता है उसको खाते हैं, उसको मार डालते हैं। अगर ये खुद मर जाएंगे, खासकर न्यूट्रोफिल अगर मर जाएगी, मान लीजिए फाइट कर रही है, वहां पे युद्ध हो रहा है और उस युद्ध के दौरान न्यूट्रोफिल मर गई, तो ये पस में बदल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि घाव पे पस जम जाता है ना, पीला पीला सा एक पदार्थ होता है पस जिसको हम बोलते हैं, वो जम जाता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हमारी WBCs शहीद हो रही हैं, यानी जो न्यूट्रोफिल हैं वो सिपाही शहीद हो रहे हैं, इसीलिए वो पस में बदल जाते हैं, तो पस वहां से निकलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो अब काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। तो हमको फिर
अब बाहर से उसको बूस्ट करने के लिए, उसमें धक्का लगाने के लिए बाहर से कुछ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ऐसे केस में एंटीबायोटिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जैसे अमॉक्सिलिन हो गई या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई। तो इस प्रकार की हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं और फिर वो मेडिसिन हमारी बॉडी में बूस्ट करती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम फिर से कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स को लेना हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी अगली है, वो है लिम्फोसाइट। यानी जो लिम्फोसाइट होती है वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। इसका मतलब होता है एंटीबॉडीज। इसका मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर क्या करता है? वो एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो प्रतिरक्षी होते हैं, वो कहां से उत्पन्न होते हैं, तो वो WBC उत्पन्न करता है। क्योंकि WBC का प्राथमिक कार्य क्या होता है? शरीर की सुरक्षा करना पैथोजन से, यानी बैक्टीरिया से, वायरस से, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों से शरीर की रक्षा करना होता है, प्राथमिक कार्य WBC का। तो WBCs एंटीबॉडीज को उत्पन्न करती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि WBC में 5 प्रकार की कोशिकाओं में वो कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडीज को उत्पन्न करती है, तो उसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा। और खासकर आप ध्यान रखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति को HIV होता है, यानी जो एड्स होता है, तो आप लोगों में से कितने लोगों को एड्स की फुल फॉर्म पता है? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास को सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को एड्स की फुल फॉर्म पता है? आप लोग तुरंत अभी लिखिए कमेंट में, तुरंत। और कितने लोगों को HIV की फुल फॉर्म पता है? ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। और कभी कभी क्या होता है, आपके DLED 4th सेमेस्टर में जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आसानी से आ सकते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों ने एड्स और HIV के फुल फॉर्म लिखी होगी। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं सिंड्रोम, तो सिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब एक ग्रुप, लक्षणों का एक समूह जहां पे ढेर सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज जहां पे कई सिम्टम्स होंगे, कई लक्षण होंगे, उसको हम सिंड्रोम कह देते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को एड्स होता है तब उसके अंदर कई सारे, ढेर सारे सिम्टम्स डॉक्टर देखता है और ढेर सारे लक्षण उसको दिखाई देते हैं, तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। बहुत ही भयंकर और लाइलाज बीमारी है। इसका कोई इलाज अभी नहीं है, लेकिन दुनिया भर में रिसर्च सेंटर्स में एड्स के ऊपर कार्य चल रहा है पिछले कई वर्षों से, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन नहीं आई है जो इसको जड़ से खत्म कर दे। वैसे कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है वो बनना स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं कि इंडिया में कितनी जल्दी वो आती है और कितनी शानदार तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जो संक्रमित है उसको मिले। तो इसमें हम बात करेंगे। और अगर हम बात करें HIV की, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी ऐसा वायरस जो मानव की इम्यून सिस्टम, मानव की रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है, शरीर की ऑटोमेटिक क्षमता होती है, उसको खत्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, HIV वायरस होता है। जब भी कभी भी HIV आता है शरीर में, बॉडी में आता है, तो वो लिम्फोसाइट को टारगेट करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को बनाती है। यानी ये शरीर में आने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनको रोकती है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है और उसको धीरे 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 नष्ट कर देता है। जब लिम्फोसाइट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तब HIV बॉडी पर हावी हो जाता है और धीरे धीरे शरीर मरना शुरू हो जाता है। और HIV के केस में क्या होता है, HIV के वजह से कोई व्यक्ति नहीं मरता है। आमतौर पर HIV जब किसी को हो जाता है, तब उस व्यक्ति को दुनिया भर के ढेर सारे बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। अगर उसको जुकाम होगा तो मालूम हुआ कि जुकाम में ही मर गया, ठीक है। अगर हमें जुकाम होता है तो हम जुकाम को ठीक कर लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर,
कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग ठंडा बचाते हैं। लेकिन अगर HIV एड्स वाले रोगी को जुकाम हो गया और जो दवाई भी नहीं खा रहा है इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, तो उसको जुकाम होगा, वो जुकाम में ही मर जाएगा। या फिर TB होगा, टाइफाइड होगा, तो वो उसी में मर जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आता है, अटैक करता है, तो हमारे शरीर में जो WBC होते हैं वो उसका काउंट बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि WBC यानी WBC, प्लेटलेट्स, RBC, इनकी संख्या को जानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सा टेस्ट करने के लिए बोलते हैं जिससे उनको RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी मिले, तो उसको हम बोलते हैं CBC। क्या बोलते हैं उसको हम? CBC बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करा करके एक पूरी जानकारी मिलती है जिसमें WBC, RBC और उसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब जानकारी मिलती है कि कौन से बढ़े हैं, कौन से कम हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये लोग डॉक्टर लोग करवाते हैं। इसमें हमने जाना कि कुछ विशेष तरीके से WBC का कार्य क्या होता है, किस तरीके से WBC हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने RBC, WBC को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है और अब हम बात करने वाले हैं कि RBC और WBC में अंतर क्या होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर क्या होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में अंतर लिखें। आपके सामने हेडिंग क्या पड़ी हुई है? लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर। एक तरफ आप लिखेंगे लाल रक्त कणिका यानी RBC और सेकंड तरफ आप लिखेंगे श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इन दोनों कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। तो आई थिंक अगर आपने वीडियोस दोनों देखे हैं, आज वाला और कल वाला, तो आप लोग ढेर सारे अंतर लिखने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, तो जो आपको पता है आप एटलीस्ट उसको लिखिए। ठीक है। यानी आप कुछ ना कुछ लिखिए जरूर, ऐसा नहीं खाली वेट कर रहे हैं, आप लिखिए, अंतर लिखिए। ठीक है। तो हम बात करते हैं फिलहाल इसमें कि कौन कौन से इसके प्रमुख अंतर हो सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर इसका यह है कि लाल रक्त कणिका को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट और श्वेत रक्त कणिका को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये इसका पहला है। तो हम सारे इंपॉर्टेंट जो इसके अंतर हैं वो लिखते हैं और फिर समझते हैं कि कौन कौन से इसके डिफरेंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन्हें इरिथ्रोसाइट कहा जाता है क्योंकि ये लाल होते हैं, और श्वेत रक्त कणिका को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं क्योंकि ये सफेद होते हैं, श्वेत होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनका आकार गोल होता है, तस्त्रीनुमा होता है, डिस्क शेप का होता है और उभयावतल होता है। उभयावतल होता है यानी बाइकॉन्केव होता है। हमने इस पॉइंट पर बहुत चर्चा की है पिछले वीडियो में और उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से उसको देख पाएं। हमने पूरा समझा है डिटेल में कि किस तरीके से ये उभयावतल क्या होता है और कैसे होता है, कैसा दिखता है ये। उसके बाद में WBC का जो शेप होता है वो कैसा होता है? अनियमित होता है और अमीबा की तरह होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उसके बाद में इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 6 से 8 माइक्रोन होता है और इनका व्यास कितना होता है? 12 से 17, क्योंकि ये बड़े होते हैं। अब आप यहीं पे देखिए कि ये 6 से 8 है, ये 12 से 17 है, तो साइज में बड़ा क्या हुआ? बड़ा हुआ WBC। उसके बाद में इनका जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और जो श्वेत रक्त कणिका होती है ये रंगहीन होती है और इसीलिए इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यानी अगर इसमें भी हीमोग्लोबिन होता तो ये भी लाल होती, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से कैसी होती है? रंगहीन होती है। और अगला पॉइंट है, जो RBC होते हैं वो गैसों के आदान प्रदान में भाग लेते हैं। RBC गैसों के आदान प्रदान में भाग लेते हैं। जैसे ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को, तब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है 21% के आसपास लगभग है, वो हम अपने फेफड़ों में भरते हैं और उसके बाद में
फेफड़ा क्या करता है, उस ऑक्सीजन को रक्त में मिला देता है और रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को अपने पास में जोड़ लेती, जो हमने कल समझा था, जोड़ लेती हैं और उसके बाद में जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में प्रत्येक टिश्यू तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। यानी ये क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और बदले में CO2 को फेफड़े तक लेके आता है। यहां पे क्या होता है, यह शरीर यानी जो श्वेत रक्त कणिका होती है यह शरीर की सुरक्षा में भाग लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें केंद्रक की अगर हम बात करें तो केंद्रक लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। वहीं पे श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, यहां पे केंद्रक पाया जाता है। और हमने कल बात की थी कि ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद हैं। तो एक था ऊंट और दूसरा था लामा। तो ऊंट और लामा की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और किसी किसी किताब में ज्यादा भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपकी गाइड में 127 दिन लिखा हुआ हो सकता है। तो फिलहाल जो स्टैंडर्ड है, जो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, वो 120 दिन ही माना जाता है। वहीं पे यहां पे अगर हम बात करें जीवन काल की तो बहुत कम होता है, क्योंकि सिपाही होते हैं जो शहीद होते रहते हैं। तो इसीलिए इनका जीवन काल कितना होता है, 2 से 6 दिन का इनका जीवन काल होता है। उसके बाद में ये संपूर्ण रक्त का, यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो संपूर्ण रक्त का 40 से 45% भाग बनाती हैं। यानी हमारे पूरे ब्लड का 40 से 45% जो भाग है वो आरबीसी होता है और 1% के आसपास जो भाग होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है। लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण रक्त की तो सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। कितना होता है, 55% भाग प्लाज्मा होता है। उसके बाद में केवल एक प्रकार की ही ये कोशिकाएं होती हैं, यानी आरबीसी जो होती है वो सिर्फ एक प्रकार की होती है, आरबीसी। लेकिन अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अभी हमने डायग्राम पीछे बनाया था और आप लोगों ने देखा था कि वो 5 प्रकार की होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी कमेंट करें और बताएं कि वो 5 प्रकार की कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए, आप लोग याद करिए और बताइए कि कौन कौन सी 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो 5 प्रकार में हम बात करेंगे, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो आप ध्यान रखेंगे ये 5 प्रकार की होती हैं और पांचों के कार्य अलग अलग होते हैं। लास्ट पॉइंट है, इनकी संख्या सर्वाधिक होती है लेकिन इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, इनकी संख्या कम होती है लेकिन इनका आकार सबसे बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार की कोशिकाओं में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा मोनोसाइट। मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है पांचों प्रकार में। अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो वो उसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये 5 प्रकार में सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। अभी आप लोग तुरंत कमेंट करिए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है संख्या में। ठीक है, आप अनुपात निकाल के लिखिए, अनुपात कितना होता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की डब्ल्यूबीसी के बारे में और हमने जाना डब्ल्यूबीसी के बारे में जो भी आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड जानकारी है वो सब हमने ली। और हमने फिर बात की डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में होगा उसके बारे में। यानी हमारा पूरा उद्देश्य क्या है कि हम कंप्लीटली आपका चैप्टर पूरा फिनिश करते रहें। तो इसके बाद में जब आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होगा तो इसके बाद में फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, यानी जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उसके आप लोग नोट्स बनाते रहिए
और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और आई होप कि आप लोग उनका आंसर कमेंट में करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आज ये है, मानव शरीर में जो वजन होता है यानी हमारा जो वेट होता है बॉडी का, किसी का 70 किलो हो सकता है, किसी का 80 किलो हो सकता है, तो वो वेट कैसे होता है, यानी हमारे शरीर में हमारे वजन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 4, जिसमें से पहला आपका ऑप्शन है हड्डी यानी हमारी बोन्स, नंबर 2 आपका ब्लड रक्त, नंबर 3 हमारी मांसपेशियां मसल्स, और नंबर 4 जल यानी पानी। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा जो शरीर का वेट होता है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसकी वजह से होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, हमारे शरीर में बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, अंग क्या है, ठीक है। और इसके ऑप्शंस आपके पास हैं लिवर, किडनी, स्किन यानी त्वचा, और या फिर हमारा स्प्लीन यानी प्लीहा। तो आप लोग इसके आंसर भी जरूर करेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।